Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and we are here to discuss crystal field theory in the chapter coordination compound. This is chapter number 5 for class 12. तो इसके पहले हम लोगों ने बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस देखा था, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच था। और उससे हम लोगों ने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर और शेप, देन मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेदर इट इज ऑफ लो स्पिन और हाई स्पिन, ये सब कुछ हमने बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस में देखा, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने यूज किया। वहां पर एक चीज हम लोगों ने नया कुछ देखा उसमें, और उसमें वो क्या था कि इवन वैकेंट ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जो क्लास 11 में हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए, अब जो है हम लोग जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस होना। अब वो लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या है, वो हम लोग कुछ इस पर डिस्कस कर लें। जैसे कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमको कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द color of the complex. Why complex is of particular color? तो ये जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है। दूसरी बात, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, वेदर द लिगेंड्स आर स्ट्रोंगर और वीकर, इसके बारे में भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानकारी नहीं देता है। बल्कि मैग्नेटिक बिहेवियर का भी डिटेल्ड स्टडी जो है वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा थ्योरी सिलेक्ट किया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और कभी कभी इसको लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड, यू आर लुकिंग हियर, ये लिगेंड है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, मेटल के बैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल्स में जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। किस नेचर का है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, you know, rather here crystal field theory, the nature of bonding between metal and ligand is electrostatic. okay, तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देता है, तो इस पर पार्शियल डेल्टा प्लस पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अब कहता है कि हाउ ए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें देखिए, यहां पर हम लोग लिखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब ये क्या चीज है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एक हमारा जो है छोटा सा टॉपिक इसमें है। अब ये क्यों होता है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण क्या है? कहता है कि व्हेन मेटल is in free state, its d orbitals
are degenerate. That means they are of equal energy. All 5d orbitals have इक्वल एनर्जी और ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डीजेनरेट. कब? व्हेन इट इज इन फ्री फॉर्म. फ्री फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कि व्हेन मेटल डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लिगेंड approaches to central atom for making a complex, then repulsion between the lone pair electron of ligand and the d electron, electrons present in d orbital takes place, and this repulsion causes the increase in energy of d orbitals, which is liable to split the d orbitals into two sets, and these sets are, first one is Eg set, where two d orbitals d x square minus y square and d z square, and second one is T2G set, T2G set, and this set contains three d orbitals, that is dxy, dyz and dzx. So this is in planar form, and this is in axial form. So we get two sets of d orbitals as a result of repulsion between what? Metal and ligand. Okay, now after splitting we get the two sets of d orbitals. One is Eg set, another is T2G set. It has been observed that Eg set has more energy than T2G set. This is very important fact. Eg set has more energy than T2G set. So whenever we start filling of electron, we can start with T2G set. मतलब T2G से ही भरना शुरू होगा. तो अब कहता है कि अब यहां पर एक और भी पॉइंट आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन और स्प्लिटिंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, एनर्जी. इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? CFSE. ठीक है. अब कहता है कि ये CFSE क्या है? इसको दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला कहता है कि द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन Eg set and T2G set is called crystal field splitting energy. ठीक है. और दूसरा आपने अभी अभी देखा कि हाउ d orbitals get split up by what? Repulsion, as a result of repulsion. So during repulsion amount of energy increases. Okay, so that energy, that released energy is called what? Crystal field stabilization
energy. So during the splitting of d orbitals, some amount of energy released, and that amount of energy is crystal field stabilization energy और crystal field splitting energy, या फिर दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, ईजी सेट के एनर्जी और T2G सेट की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड CFAC. तो CFAC निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y डेल O. O फिर O का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड. तो डेल O के यूनिट में जो है इसको हम लोग निकालते हैं, वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी, number of electron in T2G set, and y is equal to number of electron in EG set. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग CFAC का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इस CFAC के वैल्यू से ही हमको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मालूम हो जाएगा, और वहां पर हम देखेंगे कि जब CFAC का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो फिर लिगेंड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा. ओके, तो जरा हम लोग इसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिर वेरियस डी ऑर्बिटल्स को हम लोग भरने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले यहां लिखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन octahedral field, in octahedral field. तो octahedral field में splitting of d orbitals हमको देखना है. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, कहता है कि ये देखिए हम लोग D7 को D1 से लेकर के D9 तक आप भरते रहिए. तो D7 के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि यही हो गया आपका डी ऑर्बिटल्स इन नॉर्मल स्टेट, मतलब फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट, जिस समय ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है. ठीक है, तो देखिए अब कहता है कि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये दो पार्ट में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है. ये देखिए, ये पार्ट कहता है ये इजी सेट का पार्ट हो गया, और ये जो होगा वो होगा T2G सेट का. ठीक है, और ये बीच से हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल. क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी लेवल. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एनर्जी डिफरेंस जो है ये देख लेते हैं. ये देखिए, ये होता है आपका प्लस 0.6 डेल O, और ये जो होता है ये लेवल, यहाँ का लेवल जो है नीचे का, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, ये लेवल जो होता है -0.4 डेल O का होता है. क्योंकि आप जानते हैं कि T2G सेट का एनर्जी कम है, किससे? EG सेट से. तो अब अगर D7
इलेक्ट्रॉन को हम भरना चाहते हैं तो ये क्या होगा, देखिए पहले इस तरह से हम लोग यहां भर लेते हैं फ्री स्टेट में, हंट्स रूल लगा करके। देखिए ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक करके भरते हैं, फिर पेयरिंग कर देते हैं ऑपोजिट स्पिन में, जो पहले से आपको मालूम है। उसी तरह से यहां भी हम लोग भरते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब ये जो है यहां पर हम लोग दो तरह का लिगेंड देखते हैं, पहला वीक लिगेंड, दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इन केस ऑफ वीक लिगेंड, ठीक है। तो इन केस ऑफ, यहां लिख दीजिए इन केस ऑफ वीक लिगेंड। तो अब अगर CFAC का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, आप जानते हैं कि वीक लिगेंड के केस में कोई पेयरिंग नहीं होता है, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस इन डी ऑर्बिटल्स, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अगर CFAC वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.4 और इंटू एक्स का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि T2G सेट में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, इतना डेल ओ हो जाएगा। इसका अगर टोटल वैल्यू हम लोग देखें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2.0 और ये हो जाएगा +1.2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -0.8, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन केस ऑफ वीक लिगेंड। अब अगर मान लीजिए इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लोग देखें, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हम लोग देखते हैं आगे, नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो हम लोग को क्या करना होगा, फिर से स्प्लिटिंग दिखाना होगा। फिर से हम लोग दिखा देते हैं, यहां पर देखिए ये आपका जो है वही डी ऑर्बिटल्स है, इस डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से हम लोग दिखा दें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे ये स्प्लिटिंग हम लोग दिखा दें, ये भी आपका उसी तरह से रहेगा। देखिए ये हो गया T2G सेट और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका EG सेट, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी लेवल ये अपना दिखा दीजिए रेफरेंस को। अब जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग भरेंगे, तो 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 5 जो हम लोग देंगे तो यहां पर क्या होगा कि यहीं पर आपका पेयरिंग पहले हो जाएगा, ये देखिए, और एक इलेक्ट्रॉन यहां आपको दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो क्या करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करता है। तो इनर डी ऑर्बिटल्स में ही क्या हो जाता है ना, वो पेयरिंग हो जाता है। तो यहां T2G में ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में और 1 इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, EG सेट में रहेगा, ठीक है। तो अब अगर हम CFAC का वैल्यू निकालते हैं तो यही हम लिख देते हैं, देखिए CFSE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां हो जाएगा 0 बल्कि माइनस में लिखिए पहले, -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा T2G में और EG में 1 है, तो +0.6 इंटू 1 डेल O हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-2.4 और प्लस हो जाएगा 0.6, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1.8 डेल ओ हो जाएगा। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। तो इसीलिए ये देखिए है ना, -1.8 और यहां पर क्या था, यहां है आपका -0.8। इसको हम जरा अच्छा से जो है इसको इनक्लोज कर देते हैं, जो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, CFSE का ज्यादा होगा, और वीक लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा, कम होगा। अब यही हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेट्राहेड्रल फील्ड में बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देख लिए। अब जरा टेट्राहेड्रल फील्ड की बात कर लें थोड़ा सा। अब यहां पर हम लोग लिख दें इन टेट्राहेड्रल फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। अब देखिए इसके लिए कहता है कि जस्ट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे, जैसे देखिए यही फ्री फॉर्म में d ऑर्बिटल्स है जो डीजेनरेट है, और ये जो है इस तरह से जो है दो ठो, अब देखिए ये 3 ठो ऊपर हो जाएगा और 2 जो है क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर ये हो जाएगा इजी सेट और ये हो जाएगा T2E सेट, जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है हम लोग दिखला देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वो वैल्यू होता है, देखिए वो वैल्यू इस तरह से दोनों में फर्क होता है। डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ये हो जाता है 4/9 डेल ओ हो जाता है। यही इसका जो है लगभग, है ना, यही रिलेशन होता है। तो अगर आपको डेल ओ में दिया हुआ है तो डेल टी में CFSE का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, और डेल टी में दिया हुआ है तो डेल ओ में CFSE का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है टेट्राहेड्रल फील्ड में भी स्प्लिटिंग करके और वेरियस d ऑर्बिटल्स को भर सकते हैं, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो हम लोगों ने देखा ही। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेकर के और हम लोग डेल टी का वैल्यू निकाल लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया। अब अगर हम CFT यूज करते हैं तो देखिए हमको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मालूम हो गया। कैसे, यहां पर हम लोग लिखेंगे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ CFSE stronger will be the ligand, stronger will be the ligand, ये होगा। और कलर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कलर जो होता है, देखिए कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अब ये DD ट्रांजिशन क्या होता है, देखिए DD ट्रांजिशन में आप देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल्स का 2 सेट मिला, है ना। तो ये तो टेट्राहेड्रल का हो गया, जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमने दिखाया। तो दोनों में ही आप जो है ना, ये DD ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। When electron gets transited from
one set of d orbital to another set of d orbital, it absorbs certain amount of radiation, and the emitted radiation has certain wavelength which is coincided with certain color, wavelength of the color, and that color is exhibited by the complex. ओके, तो इसको हम लोग डी ट्रांजिशन जो है यहां पर हमको मिल जाता है, जिससे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी मिलती है, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। तो ये जो दो खास करके पॉइंट है, एक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, दूसरा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, दिस इंफॉर्मेशंस आर गिवन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन है, वो हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।